हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। मैं हरीशंकर एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हिंदी की यूज़ की क्लास, जो कि 15 क्वेश्चन में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और ये आज का जो पार्ट है ये सेकंड है, और लेसन वर्णमाला से इसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पिछली क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हिंदी की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लियर है? तो आपका पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो इसका राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या है चारों ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, बड़ा आ। अब मैं आपको बताऊंगा पश्च स्वर कहते किसे हैं। अभी तक आपको पता नहीं होगा कि पश्च स्वर कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे कि आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, आ, अंग, मतलब जब आप इन स्वरों को बोलेंगे, जैसे कि बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, और एक होता है अंग, ठीक है ना। इन जब 6 वर्णों को छह स्वरों को आप जब बोलेंगे तो आपके जो जीभ का जो पिछला भाग होता है उसके सपोर्ट से ही आप इसको बोल पाएंगे। क्लियर है? जैसे कि आप बोलेंगे बड़ा आ, तो पीछे का पश्च स्वर, जैसे कि पश्च स्वर है तो पश्च स्वर में कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ए, आ को अपन कैसे बोलेंगे, आ। छोटी के लिए क्या बोलते हैं, ई, मतलब आगे का भाग आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग बाह्य है। तो मैं आपको पहले भी अयोग बाह्य के बारे में बता चुका हूं, तो आप इसका पहले राइट आंसर दीजिए, फिर मैं उसके बाद बताता हूं अयोग बाह्य कहते किसे हैं। एक बार फिर से बताऊंगा। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, विसर्ग। अब कैसे मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो अयोग बाह्य होते हैं जहां पर भी आपको अंग, या ऐसे बोल सकते हैं अनुस्वर, अनुस्वर या आहा, क्या बोल सकते हैं, अनुस्वर या आहा। आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग। ये दो आपको देखने के लिए मिल जाए, जहां पर अनुस्वर अंग और विसर्ग क्या होता है, आहा। ये दोनों चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाए तो वहाँ क्या होता है, अयोग बाह्य होता है। क्लियर है ना? इतना तो क्लियर हुआ। तो इस ऑप्शन में विसर्ग दिया हुआ था, तो विसर्ग इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, मतलब आपको बताना है कि जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसे किस स्थान पर रखा गया है, मतलब दंतव्य में, ओष्ठ में, तालव्य में, वत्सर्य में। आपको बताना है इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में हिंदी के टॉपिक में ऑब्जेक्ट के सभी चीज़ें डिफाइन करता हूं मैं, ठीक है। और जो मैं ये आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये काफ़ी किताबों का निचोड़ है, और ये यूपी प्लस यूपीएसआई में आपको ये 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, तालव्य, ठीक है ना। जिसे तालव्य या तालु बोलते हैं, ये मुंह के अंदर का ऊपर का हिस्सा होता है, तालु बोलते हैं, तालव्य इसलिए। छा ध्वनि, अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी ध्वनियाँ जो होती हैं तालव्य होती हैं, मतलब कौन कौन से वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण जो तालव्य होते हैं।
चा, छा, जा, झा, उआ, सॉरी उआ, ये क्या है आपके तालव्य व्यंजन है, या इसे आप संघर्षी व्यंजन भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है इसे संघर्षी व्यंजन की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे विशेष याद रखें। जहाँ पर चा, छा, जा, उआ या आ जाए तो आप क्या रखेंगे, तालव्य व्यंजन में रखेंगे, उसको तालव्य कैटेगरी में रखें, वर्ग में रखेंगे आप इसको। क्लियर हुआ? तो आपको पता चल गया कि तालव्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं। ये पांचों वर्ण आते हैं तालव्य वर्ण में। क्लियर है, तालव्य व्यंजन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्या बोला है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस नहीं का विशेष याद रखना है आपको। तो कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, सा, पा का सा दिया हुआ है। क्लियर है? तो मैं आपको बताता हूँ संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। क्लियर है? संयुक्त व्यंजन में आते कौन कौन से व्यंजन हैं। क्लियर? तो मैं चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा और ऋ। ये क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर है? तो आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन ये होते हैं, ये चारों। क्लियर? और मैं आपको बताऊं, जब भी आपसे पूछा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप वहां टिक करेंगे 4 होती है। कितनी होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या, 4 होती है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों में ये सा तो है नहीं, इसलिए सा यहाँ पूछा गया तो नहीं, संयुक्त व्यंजन नहीं है तो सा नहीं है। क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तालव्य व्यंजन है। कौन से, तालव्य व्यंजन है। मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आप इसका फटाफट इसका राइट आंसर लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं देखता हूँ कि इसका आंसर इसका सही निकलता है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है तालव्य व्यंजन का वो है, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में किसका निकलता है राइट आंसर। तो मैं आपको टाइम ज़ाया ना करते हुए बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, चा, छा, जा, झा। मैं आपको बता चुका हूँ चा, छा, जा, झा, और एक होता है उआ। क्लियर? ये सभी क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं, जो कैसे मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, कौन सा, मुंह के भीतरी छत के ऊपरी पिछला भाग, ये क्या होता है, तालु। तालु से बोले जाते हैं शब्द, इसे क्या है, तालव्य कहते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। और मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें और देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके जरूर बताऊँगा। ठीक है? तो बने रहें मेरे चैनल कूल माइंड स्टडी के साथ। ठीक है ना? और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया क्या हुआ है, अंतःस्थ व्यंजन। कौन था, अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर? तो यह मैं आपको बता देता हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जब भी आपसे पूछा जाए कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप लगाएंगे कहाँ, वहाँ पर 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाइम ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अनुनासिक का संबंध है। यहाँ पूछा गया है अनुनासिक जो स्वर होते हैं उनका संबंध किससे है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों से इसका संबंध होता है। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ये होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ।
जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, किससे? मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, वहां कौन सा व्यंजन होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक ये वाला होता है अंग, ठीक है, चांद बिंदी वाला। एक और होता है ये, ठीक है, और एक होता है इस टाइप से। ये मुंह के साथ साथ नाक से भी इनका स्वर निकलता है। क्लियर है? तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, वहाँ कौन सा व्यंजन होता है? अनुनासिक स्वर होता है। सॉरी, व्यंजन नहीं, स्वर होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ लिखा हुआ है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको वहाँ तो मैंने डेफिनेशन बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन पर, यहाँ आपको वर्ग बताना है किस वर्ग में होते हैं। क्लियर है? तो आपको विशेष ध्यान रखना, वर्ग यानी बोल सकते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप कितने कहेंगे? 5 वर्गों में। क्लियर है? तो अब यहाँ पूछा गया किस वर्ग व्यंजन में कितने वर्ग, कौन से वर्ग में होता है, तो वर्ग का पंचमा अक्षर, यानी कि जब भी लिखा जाए जो वर्ग होते हैं, वर्ग में लिखे होते हैं का, खा, घा, घा, यहाँ चा, छा, जा, जा, णा, ये लिखे होते हैं। इसमें जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो क्या होता है? बोल सकते हैं इसको अनुनासिक व्यंजन, जिसमें क्या होता है? मुंह के साथ साथ हवा नाक से भी निकलती है। सभी का 5वां अक्षर, कौन सा? 5वां अक्षर, जैसे कि ये हो सकता है 5वां अक्षर। क्लियर? और ये भी हो सकता है 5वां अक्षर, ये भी हो सकता है 5वां अक्षर, ठीक है, ये भी हो सकता है 5वां अक्षर, और ना भी हो सकता है 5वां अक्षर। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो यहाँ बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी ऑप्शन में 13 दिया जाता है, कभी कभी 11 दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, जहाँ भी ये दो ऑप्शन ये सेम एज एक साथ नहीं दिए जाते हैं, याद रखना। अगर यहाँ 11 दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं पहले से इसका आंसर बता देता हूँ, आपको टिक नहीं करना है, कन्फ्यूज़न क्वेश्चन रहता है। जहाँ भी आपको 11 दिया है तो आप 11 टिक लगाएंगे, और जिस ऑप्शन में 11 नहीं दिया, 13 दिया है, तो वहाँ आप 13 पर टिक लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन 11 और 13 एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, ये इतना विशेष ध्यान रखना। जहाँ 11 मिले तो आप 11 लगाएंगे, 13 मिले तो 13 लगाएंगे। वैसे होती इसकी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। और जैसे री हुआ या अंगहा हुआ, इन सभी को मिलाने के बाद क्या हो जाती है? 13 हो जाती है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 है। हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि कंठ्योस्य ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ आप ऑप्शन में ही देख लीजिए, इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका आप पहले तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर आपको हम ले सकते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, और क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कंठस्थ का अर्थ होता है कि अपने जो कंठ होता है या अपना जो अंदर का हिस्सा होता है, गला के अंदर का, जैसे कंठ बोलते हैं ना, अपन बोलते हैं कि कंठ, इसका कंठ से आवाज़ निकल रही है, बढ़िया बड़ी मधुर आवाज़ इसकी कंठ से, तो उसको बोलते हैं कंठ। ये गले का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कंठ। तो आप इन सभी को पहले तो एक मैं ट्रिक के ज़रिए बताना चाहता हूँ। किसके? ट्रिक के ज़रिए। जहाँ भी आप कैसे क्वेश्चन देखें तो आप इसको ट्रिक के ज़रिए भी लगा सकते हैं। अधिकतर आपने मैथ में ट्रिक्स देखी होगी, हिंदी में भी आपको ट्रिक्स बताता हूँ मैं। पहले तो आप इस और को पढ़िए बिल्कुल ध्यान से, और तो आवाज़ में कंपन कहाँ हो रहा है? गले में हो रहा ना। अब आप ए को पढ़िए, ए मुंह में हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर आप का को पढ़िए, का मतलब जीभ का पिछला हिस्सा बोल रहा, ता जीभ का अगला हिस्सा बोल रहा है तालू से, ठीक है ना। तो ये तीनों तो गले तक जा नहीं रहे हैं। अब गले तक जा कौन रहा है? और। तो यहाँ पूछा गया है यही कंठ्योष्ठ कौन सा है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है,
भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो आपको चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम पूछा है, तो मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर ऐसे जाना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर जो 11 का राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा गहराई से इसके बारे में। सबसे पहले क्या होता है, ध्वनि या वर्ण बोलते हैं इसको, इतना तो क्लियर। क्या हो गया, ध्वनि होगी सबसे पहले, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है, अक्षर। थोड़ा स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, अक्षर के बाद क्या होता है, पद, या जैसे बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं पद को, शब्द, ठीक है। फिर इसके बाद बड़ा क्या होता है, पदबंध। क्या होता है, पदबंध। पदबंध के बाद बड़ा क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ा क्या होता है, वाक्य। क्लियर है ना। क्या होता है, वाक्य। वो भाषा का सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। इसी प्रकार पहले ध्वनि आई, फिर उसके बाद अक्षर आया, अक्षर के बाद पद या शब्द आया, शब्द का फिर पदबंध आया, पदबंध के बाद उपवाक्य आया, फिर क्या आया, वाक्य आया। तो सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य, सबसे छोटी क्या होती है, ध्वनि। क्लियर हुआ। इसी स्टेप में कहाँ दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रयत्न के आधार पर, किसके, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, और देखता हूं मैं लास्ट में क्लास की कि किसके आंसर कितने सही निकले हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है कौन सा, पार्श्विक। पार्श्विक किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ये पार्श्विक होता क्या है, यहाँ बात पॉइंट खड़ा होता है कि पार्श्विक होता क्या है आखिर। तो मैं आपको बताऊं, जिसके उच्चारण में, मतलब इसे बोल सकते हैं या वर्ण बोल सकते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व मतलब पीछे के भाग से, बगल से, जैसे कि अपना जीभ है, जीभ का जो पिछला हिस्सा है उसके बगल से हवा निकले, तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, पार्श्व। जैसे अपन बोलेंगे मुंह से ला ला ला, तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो कंपन करता है, उसके बगल से हवा निकलती है, तो ये कौन सा हो गया, पार्श्विक। इसे क्या बोलते हैं, ला। ला कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, जहाँ भी आपको रा रस्सी का नजर आए और पूछा जाए कि ये किस प्रकार की ध्वनि है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना है लुंठित। कौन सा, लुंठित। ये लुंठित है, कौन सा है, लुंठित। लुंठित होता क्या है मैं आपको बता दूं, जिस के उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, जैसे रा रा, मतलब जीभ से लुढ़क कर यानी कि जीभ से टकरा कर और तालू से संपर्क करे, ठीक है ना, तालू को स्पर्श करे, तो उसे क्या बोलते हैं, लुंठित। लुंठित शब्द कौन सा है, रा रस्सी का है, और पार्श्विक कौन सा है, ला लड्डू का है। अब मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन को तो यहीं रहने देता हूं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे कि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे, या और वाह कौन से किस प्रकार के वर्ण हैं, तो आपको यहाँ राइट आंसर लगाना है अर्धस्वर। कौन सा है, अर्धस्वर। वैसे तो ये तुम्हें पता ही है कि ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, या रा ला वा, ये होते हैं, लेकिन इनको जब तोड़ा जाता है तो या और बा को कौन सा कहते हैं, अर्धध्वनि कहते हैं। कौन सी, अर्धस्वर कहते हैं, सॉरी अर्धस्वर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि अर्धस्वर बोलते किसे हैं, तो ध्वनि जो कभी कभी स्वर को, कभी व्यंजन, कभी ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, मतलब यहाँ इनका सेंस के हिसाब से चलता है, आपकी ध्वनि के हिसाब से चलता है। कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, स्वर हो जाते हैं, कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रकार के वर्णों को या ध्वनि अर्ध स्वरों को क्या बोलते हैं अपन, अर्ध स्वर बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि ऐसे फैक्ट आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा एक ही बात पर बहस हमेशा खड़ी होती है। किस बात पर, कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमेशा कहा जाता है, अपन नॉर्मली आंसर लगाते हैं 52। क्लियर है। वो मैं आपको एक ऑप्शन में करा भी चुका हूँ, पिछली क्लास में करा भी चुका हूँ। क्लियर है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अच्छे से कि जो हिंदी में वर्णों की संख्या लेकर विद्वान बहुत विवादित हैं, जितने विद्वान थे हिंदी के वो सही विवादित हैं वर्णों की संख्या को लेकर। उनमें मतलब एक ये बोल सकते हैं कि इनमें सभी में इन्हें क्लियर नहीं कर पाया कि इनकी वर्णों की संख्या है कितनी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो किशोरी दास वाजपेयी थे, कौन थे, किशोरी दास वाजपेयी, कौन थे, किशोरी दास जो वाजपेयी थे, इनके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी थी, 43। इनका कहना था कि वर्णों की संख्या कितनी है, 43 है। क्लियर। और जो अगले वैज्ञानिक मतलब बोल सकते हैं कि विद्वान थे, कौन थे, कामता प्रसाद गुरु, कौन से, कामता प्रसाद। इनका कहना था कि वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है कितनी, 46। कितनी होती है, 46 होती है, मतलब 46 होती है वर्णों की संख्या। क्लियर। और इसके बाद जो नए विद्वान आए, कौन आए नए विद्वान, उदय नारायण तिवारी, कौन, उदय नारायण तिवारी। इनका कहना था कि जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 51 है। क्लियर। अभी तक किसी ने क्लियर नहीं कर पाया कि वर्णों की संख्या है कितनी। फिर इनके बाद आए धीरेन्द्र वर्मा, कौन थे, धीरेन्द्र वर्मा का कहना था कि वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 53। इन्होंने तो ये तक बता दिया कि 13 स्वर प्लस 40 व्यंजन। कितना, 13 स्वर हैं और कितने 40 व्यंजन है। क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कहता हूँ, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि मुझे अच्छा सा मोटिव मिलता है और मैं आपके लिए डेली अच्छे से अच्छे क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो आप घर पर रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। अगली क्लास तक के लिए